ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मेरा सॉल्व, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को कराया था जो कि बेस्ड था किस पे, हमारे कंडक्टेंस वाले पार्ट पे, ठीक है। उससे पहले मैंने तुम लोगों को रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल टर्म्स जो भी कुछ था वो सारी चीज़ें समझा दी थी, ठीक है। फिर नर्स्ट इक्वेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने, ये भी अभी मैं करा दूंगा होपफुली, वरना तो फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में इनको भी ले लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, और यहाँ पर नेक्स्ट है कंडक्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था। एंड सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद जब ये पार्ट ख़त्म हो गया था हमारा, तो ये फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉचल्स लॉ, ठीक है। कॉचल्स लॉ क्या कहता है? कॉचल्स लॉ बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक छोटा सा वो है मॉडिफिकेशन तुम कह सकते हो। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम जानते हैं क्या होता है, लैम्डा नॉट एम व्हेन कंसंट्रेशन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयन एंड कैटायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट है कोई सा भी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, देखो चैनल पे जाकर के देख सकते हो तुम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोगों ने सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। और नर्स्ट इक्वेशन वाले भी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले भी। अब मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊँगा जिसपे सारे के सारे इंपॉर्टेंट PYQs हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। दैट इज़ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, दैट इज़ सवाल ही सवाल सीरीज, वो वापस से स्टार्ट होने वाली है। तो सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेट कर रहा हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, फिर एक साथ सारी सवाल ही सवाल सीरीज़ की भी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम लोग किस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कॉचल्स लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आई थिंक लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, 4th होगा शायद, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोगों ने किया था वो मैंने तुम्हें भी बता दिया। सॉल्यूशन चैप्टर कम्प्लीटली डन हो गया है हमारा। और आज की क्लास में, आज क्लास के बाद आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी एक छोटा सा पार्ट बैटरी बाकी होगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि बैटरी में आज डिस्कस कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे आज क्वेश्चंस भी हैं एंड देन फैराडे लॉज हैं, फैराडे लॉ है, और फैराडे के बाद फैराडे लॉ पे भी क्वेश्चन मैंने लगाए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को एक साथ ही कवर करनी है, तो इसलिए मैं जो हूँ थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि फैराडेज लॉ तक आज कंप्लीट करके हम लोग मूव ऑन करें इस पार्ट से, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो बेसिकली हमारा आएगा किस पे, बैटरी पे, एंड देन चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, मतलब नोट्स रेडी हो रहा है उसका। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो यहाँ तक के चैप्टर तो बिफोर सितंबर कराने होंगे, क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एल्केन तक का तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस होता है स्कूल एग्जामिनेशन में, तो वहाँ तक हम लोग चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो कॉचल्स लॉ यही कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है बेसिकली वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, लैम्डा नॉट एम। और वो जो तुमने अगर कोई भी, लेट्स से तुमने XY नाम का कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो वो X पॉजिटिव Y नेगेटिव में टूट रहा होगा, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ XY लिखोगे वो तुम लिख सकते हो इन दोनों का इंडिविजुअल सम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का X पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Y नेगेटिव। दिस इज द वे टू राइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ कॉचल्स लॉ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है फॉर NaCl, लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल्स टू होता क्या है बताओ, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, क्योंकि NaCl जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरीके से अगर CH3COH को देखो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंसंट्रेशन होगी वो 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर एग्जाम में आ भी गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कुछ नहीं है भाई। इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द केस वेयर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द केस वेयर क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन सा केस है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द केस वेयर जो कंसंट्रेशन होगी ना आयन की वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया 5 ग्राम और तुमने उसमें पानी डाल दिया है 200 लीटर, तो वो जो 5 ग्राम सोल्यूट है ना उसका कोई खास मतलब नहीं बनता है। और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, तुमने पहले पानी डाला था 1 लीटर, 500 ग्राम तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, 5 ग्राम तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट था, फिर तुमने 2 लीटर डाला, फिर 5 लीटर डाला, ऐसे ऐसे करते हुए तुमने लीटर्स को इंक्रीज किया, मतलब तुमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया। तो तुम खुद से देखो ना, एज यू इंक्रीज द वॉल्यूम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट घट रहा है सर, इलेक्ट्रोलाइट घट रहा है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन जो होता है टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको। नोट, एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन गिव्स n1 नंबर ऑफ कैटायन और n2 नंबर ऑफ एनायन। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो कुछ सम अमाउंट ऑफ कैटायन दे रहा है और सम अमाउंट ऑफ एनायन दे रहा है, तो उस केस में इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल लुक लाइक दिस, नीचे लिखा हुआ है। जैसे देखो ना, Al2SO4 होल 3,
तो यहाँ पे क्या होगा 2Al3 पॉजिटिव एंड 3SO4 2 नेगेटिव. दिस इज द वे टू राइट द इलेक्ट्रोलाइट Al2SO4 3. ठीक है, तो लैम्डा नॉट m लिखने का तरीका ये हो जाएगा. उसकी जो स्टॉक्यूमेंट्री होगी वो उसके साथ आएगी भाई, देखो वो उसके साथ आएगी, बस ये ध्यान रखना. दिस इज जस्ट द वे टू राइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाय द हेल्प ऑफ कॉर्शेल्स लॉ. ठीक है जी, आई होप ये समझ में आ गया होगा. एक छोटा सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे पास यहाँ पे, इसको समझो. एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, बहुत हायर कॉन्सेंट्रेशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक दिस हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हेंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट द change in lambda m with dilution is due to increase its degree of dissociation and consequently the number of ions in total volume solution that contains 1 mole of electrolyte. ये बात मैंने तुम लोगों को पहले भी लेक्चर में बताई है कि जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है. इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि फिर से वो बार बार जो आयंस है वो तुम्हारा टूटता जाता है. ठीक है जी, आई होप ये बात समझ में आई होगी. अब जो यही जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है कि कितना टूटा होगा, उसी को कहते हैं अल्फा. और ये तुम्हारा एप्लीकेशन होता है कॉर्शेल्स लॉ का. तो द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम विच हैज अ फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू k times 1000 upon m. K times 1000 upon m, where m is the molarity. So what we know is that ratio of molar conductivity at specific concentration to the molar conductivity at infinite dilution is known as degree of dissociation. So it is represented by alpha. Alpha is equals to lambda m upon lambda naught m is the formula. ठीक है, all right. Next, यहाँ पे सब कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं ताकि तुम लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए. कॉर्शेल्स लॉ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, छोटी सी 2 चीज़ें याद रखनी होती है. इन 2 चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये 2019 में आया था. ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है. इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम ऑफ Al2SO4 होल 3, अभी पीछे मैंने बताया था कैसे ब्रेक करेगा. अच्छा, उसकी वैल्यू लैम्डा नॉट एम की वैल्यू दी हुई है और लैम्डा नॉट एम की, अच्छा ये लैम्डा नॉट एम दिया हुआ है या लैम्डा एम दिया होगा, एक सेकेंड, लैम्डा नॉट एम दिया होगा क्योंकि हाँ ठीक है, और इसकी लैम्डा ठीक है. कैलकुलेट द लिमिटिंग आयन कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव. अच्छा कोई बात नहीं, तो इसमें इक्वेशन लगाओ ना. इक्वेशन क्या बताई थी सर आपने? इसमें सबसे पहले तो तुम Al2O3 को लिखो. सबसे पहले तो तुम Al2SO4 होल 3 को एज इट इज लिखो. इसे ब्रेक करो. ये कैसे? अभी लास्ट क्लास में बताया मैंने, मतलब अभी लास्ट शीट में, सॉरी. Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स लैम्डा नॉट एम SO4 2 नेगेटिव. सर जी बिल्कुल करेक्ट है सर आपकी बात. ठीक है. अब जब तुमने इसको ऐसे लिखा है तो लैम्डा नॉट एम Al2SO4 लिखोगे यहाँ पे, Al2SO4 होल 3 is equals to how much? 2 times lambda naught m Al3 positive और plus 3 times lambda naught m SO4 2 negative. SO4 2 negative. ठीक है बाबू, ये हो गई हमारी बात. ठीक है भैया, ये हम लोग लिख दिया. अब इसमें फिलहाल हमसे कुछ खास पूछा नहीं है. हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में भैया? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव. ये रहा. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में डेटा दिया होगा तो तुम इसको इस साइड ला करके इन दोनों को माइनस कर सकते हो. यू विल गेट द आंसर. दिया हुआ है कि एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो भाई. हाँ दिया हुआ है. तो देखो इसको क्या करोगे, समझो. इसको कुछ मत करो ना, तुम ऐसा लिखो लैम्डा नॉट एम Al3 पॉजिटिव. ठीक है सर, इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम Al2 SO4 होल 3 माइनस 3 टाइम्स लैम्डा नॉट एम SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम भाई. तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया. ठीक है, करेक्ट. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ जल्दी से. देखो स्टेप वाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को सारा सॉल्यूशन क्लियर रहे कि सर ये कहाँ से आ गया, फलाना ढमकाना, ये सब पूछो मत. अच्छा, ये 2 को भी नीचे ले जा सकता हूँ क्योंकि लैम्डा नॉट एम ऑफ Al3 पॉजिटिव निकालना है बस. तो बचेगा लैम्डा नॉट, यहाँ पे मैं सीधे वैल्यू रख दूँ. ये दिया हुआ है 858 माइनस 160, नहीं 3 इंटू 160 ना, क्योंकि 3 भी तो है अपॉन 2. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये कितना 858 माइनस 480/2, तो ये आ जाएगा 189. ठीक है जी, सही है आंसर. तो इस तरीके से हम लोग को निकालना होगा. देखो एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और ले लिया है मैंने यहाँ पे. ये देखो, इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका.
क्या है सर, कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम, तो सारी चीज़ें दी हुई हैं हमको। अच्छा तो सबसे पहले तो अच्छा लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है भाई, एसिटिक एसिड सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COOH। कैसा दिखेगा सर, ये तोड़ो ना, तोड़ो तो फिर लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ H पॉजिटिव। अब पॉइंट यहाँ पे यह है, ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई, ये तो तुम्हारी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई सर, इक्वेशन आ गई, ठीक है जी सर। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हो, देखो समझना कि सबसे पहले ये जो CH3COH है ये कैसे बना होगा सर, CH3COH कैसे बना होगा, क्या क्वेश्चन है सर। हाँ CH3COH क्या है, सॉल्ट है, कैसे बना होगा, एसिड प्लस बेस। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है क्या, एसिड प्लस बेस। अच्छा यहाँ पे तुम्हें सॉल्ट दिया हुआ है और एक एसिड दिया हुआ है, तो इन सॉल्ट प्लस एसिड को एक साथ रिएक्ट करो जरा, सॉल्ट प्लस एसिड को एक साथ रिएक्ट करो जरा। और यहाँ पे और क्या बनना चाहिए, और तो NaOH बन जाएगा आई गेस। देखो रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तुमको, CH3COO नेगेटिव COONA प्लस HCl। अगर मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ तो ये क्या है, सॉल्ट प्लस एसिड क्या बनाएगा, ध्यान देना, ये Na इस Cl के साथ, ये वाला Na इस Cl के साथ चला जाएगा, बनेगा क्या, CH3COOH प्लस NaCl, है ना। और सबकी वैल्यू दी हुई है, NaCl की भी वैल्यू दी हुई है, HCl की भी वैल्यू दी हुई है, CH3COONA की वैल्यू दी हुई है। तो मतलब अगर तुम्हें CH3COOH बनाना है तो कैसे बनाओगे तुम बताओ, कैसे बनाओगे। देखिए सर कैसे बनाएंगे, लैम्डा नॉट एम सर यहाँ पे हम रखेंगे CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट एम HCl सर जी इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम CH3COOH प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एम NaCl, यही तो बनेगा। और तुमसे फाइंड क्या करवाना चाहते हैं, एसिटिक एसिड का, मतलब ये वाली चीज़ फाइंड कराना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ों को तुम गौर से देखो तो दी हुई है तुमको, है ना। पहले इक्वेशन हमेशा बना लेना, इक्वेशन बनाने के बाद तुम्हें क्लियर रहेगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ लिखी है। इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे मिला एसिटिक एसिड विच इज़ दिस, एंड NaCl एक्स्ट्रा आ गया तो NaCl को माइनस कर देंगे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका दिया हुआ है कितना में, इसका दिया हुआ है CH3COONA का दिया हुआ है 91 कितना दिया हुआ है 91 प्लस HCl का कितना दिया हुआ है, HCl का 426 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम CH3COH का तो निकालना है भैया प्लस 126 दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये इसको ऐड करो ना, 6 + 7 9 और 2 11 1 और 4 1 5 517 आ रहा है, और माइनस कर लो 126 को तो तुम्हें मिल जाएगा लैम्डा नॉट एम CH3COH। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद कुछ इस तरीके का करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो ये आ गया CH3COOH, ठीक है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7 - 6 इज 1 और 576 है ना, 9 4 3 ऑलराइट, ये आ जाएगा इसका आंसर 391। बताओ बच्चा बड़ी क्लियर है कि नहीं ये। देखो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2020 के पेपर में आया था, ठीक है, 2020 के पेपर में आया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर से मैं एक बार तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेट लैम्डा एम निकालना था एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड तो इसमें दी नहीं है, तो इसका मतलब है क्या, हमें एसिटिक एसिड बनानी पड़ेगी। एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे, उसके लिए हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। कौन सा डेटा दिया हुआ है, ये तरीका, ये तो बेसिकली ब्रेकिंग है, तो इसको तुम चाहो तो इसको डिलीट इरेज भी कर सकते हो। लो मैं कर दे रहा हूँ, लो इसका हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है जी, इसे हम लोगों ने इरेज कर दिया। अच्छा भैया अब बताओ, अब देखो ज़रा एक बात बताओ, एसिटिक एसिड कैसे फॉर्म होगा बाय द गिवन डेटाज। बाय द गिवन डेटा सर हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर CH3COONA है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ये बनाएगा और ये बनाएगा। जी सर सही है। अब इसके बाद हमने इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा एंड देन सारी चीज़ें रीअरेंज की एंड वी विल गेट द आंसर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना कि जो गिवन डेटा है ना उससे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारी रिएक्शन कैसी बनेगी, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन मैंने लिया है लेकिन ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अगर तुम देखो तो सारी वैल्यूज तुमको दी हुई है तो इसमें फिर से वैसे ही लगा लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है सर अल्फा। अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा निकलता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम से, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम से, ठीक है भैया, ठीक है। तो तुम्हें सारी चीज़ें तो दी हुई है तो तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल नहीं पाओगे क्या। लैम्डा एम दिया हुआ है सर, हाँ
और लैम्डा नॉट एम दिया हुआ है। हाँ सर, क्यों, कैसे पता चलिए सर आपको? अरे भैया लैम्डा नॉट एम क्या बनाओगे, CH3COOH का ही तो चाहिए। हाँ सर, CH3COOH कैसे बनेगा? इन दोनों को मिक्स करने पे सर। इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो 40.9 प्लस 349.1 तो 9 0, ये 0 आ जाएगा, ये 10 0 आ जाएगा, ये 4 8 और ये 9 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 39.00 हो रहा है। ठीक है, बच्चों की तरह ऐड करो अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो। बोर्ड के एग्जामिनेशन में कुछ भी ऐसा मत सोचना कि तुम प्रो हो, जहाँ तुम सोच चुके हो प्रो हो तुम वहीं हो जाओगे लुल। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग एंड बच्चा की तरह ऐड करो, बच्चों की तरह। ठीक है सर, तो 11.7 अपॉन 39.0, ठीक है, बेसिकली 39 लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, ये 390 है, वही मैं सोचूं कुछ तो मसला है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे 390 और ऊपर 117 है, 13 तो ये 3 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, और 10 की पावर -2 आएगा क्योंकि यहाँ से इसको हटाओगे तो एक 0 और नीचे आएगा। हाँ जी सही है। ठीक है जी, 39 इंटू 2 कर लो ना, 39 इंटू 2 कर लो, 78। ठीक है, चलिए, और 39 इंटू 3 कर लो, 9 3 27, 2 कैरी और 3 3 9 और 2 11, 117 एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा था, ये तुम लोगों को अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं एक बार वेरीफाई कर रहा था आंसर कि जो आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर वो सही है या नहीं, तो उसको मैं वेरीफाई करने का तरीका था ये। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कहाँ से आया, कैसे किया, कुछ भी नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को बैक करके तुम समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर ऑफ मेथानोइक एसिड इज दिस कंडक्टिविटी दी हुई, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो ये एक प्यारा क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कब आया था एक बार मैं चेक कर लूँ, ये 2016 में आया था, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करना, और जो एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को ये कराया है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। ये दोनों क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में चाहो तो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो दिया हुआ है लैम्डा नॉट एम ऑफ H पॉजिटिव, मैंने लिख दिया है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। SCO मेथनोइक एसिड तो बन जाएगी। तो सबसे पहले लैम्डा एम निकाल लो, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब कुछ दिया हुआ है। कप्पा की वैल्यू दी हुई 5.25, 10 की पावर -5 और 1000 दिया हुआ है ये। और कंडक्टिविटी क्या दी है बेसिकली मोलारिटी क्या दी हुई है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब काट कुट मचा दो भाई, और कोई ऑप्शन नहीं। 65 6 बार में कटेगा, 210 हो जाएगा वो। हाँ, तो 210 हो जाएगा। 210 इज़ माई फेवरेट नंबर। ठीक है, वाई सर बाद में कभी जानेंगे। चलो, लैम्डा नॉट एम ऑफ SCOOH, देखो यही तो होगा मेथनोइक एसिड। इसको कैसे ब्रेक करोगे? अरे भैया इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट एम HCOO नेगेटिव। बोलो, अब तुम्हें दोनों दी हुई है। हाँ जी दी हुई है, कितना 349.5 349.5 प्लस 50.5 तो ये बन जाएगा पूरा, मेरे ख्याल में 400 बन जाएगा पूरा, 400 बन जाएगा, 5 5 हाँ 400 बन जाएगा। ठीक है जी, 400 बन गया। और दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा था अल्फा निकाल लो, निकाल तो दो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम कितना दिया है सर आपको क्वेश्चन में? 210 है। एक सेकेंड, चलो 210 अपॉन 400 शून्य शून्य काट दो, अभी आ जाएगा 0.445 25 आंसर। समझे? तो एक एक स्टेप करके मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग भी होती है, तो ध्यान रखना कि तुमने सही से किया है कि नहीं चीज़ें। अगर तुमने सही से की होगी चीज़ें तुम्हें मार्क्स मिलेगा, नहीं करोगे तो भाई क्या है तुम। चलो, ये रहा कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड। अच्छा मोलारिटी दी हुई, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में जो भी डेटा किया हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे इसी से क्वेश्चन बनेगा भी। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड इज दिस। कंडक्टिविटी का मतलब, अच्छा, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है ऑफ एसिटिक एसिड इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अरे यार ये तो इक्वेशन वाली क्वेश्चन हो जाएगा। देखो CH3COOH है, उसको ब्रेक करोगे, ठीक है, इसे ब्रेक करोगे तो बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना है, ये हमने इसमें कुछ भी वाव नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग मान लें किसी टाइम किसी टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन जो तुम्हें दी हुई थी किसी टाइम t = 0 पे, वो ये रहा C, ये रहा 0 0। ये बचपन में हमने सीखा, इक्विलिब्रियम में बहुत बार प्रैक्टिस किया यार। अगर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो तुम्हें ये तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब कितना पार्ट टूटा होगा? अल्फा पार्ट। किस में से टूटा होगा?
टोटल कंसंट्रेशन में से। तो बचा क्या, अरे यार टोटल कंसंट्रेशन में से अल्फा पार्ट टूट के हट गया, तो अल्फा पार्ट टूट के हटा तो टोटल कंसंट्रेशन का अल्फा पार्ट टूटा, तो वो कितना हुआ, C इंटू अल्फा कर दो, तो उससे तुम्हें मिल जाएगी कितना पार्ट तुम्हारा टूटा, और हट गया वो, तो फिर बचा कितना, तो C तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस C इंटू अल्फा जो तुम्हारा टूट के हटा, उन दोनों को हटाओ, देखो C माइनस C अल्फा, यही तो तुम्हें देगा फाइनल कंसंट्रेशन C अल्फा इज C अल्फा। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो सही बात है कि नहीं सर। K इज इक्वल्स हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। हाँ सर, ये तो बचपन की इक्वेशन थी, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C स्क्वायर से C कट जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा तो K की वैल्यू और निकालो ना, दी हुई तो है सर कंसंट्रेशन 0.01 m 0.0 एक सेकेंड। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे लगता है। अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग भाई, कुछ दिया हुआ है क्या, एक सेकेंड। अल्फा होता है, सॉरी इधर नहीं लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं रहती ना बाद में। अल्फा होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। अच्छा सर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, 390 इन्फिनाइट ओके, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे 390 दिया हुआ, तो 390 तो दिया हुआ लैम्डा नॉट m, तो लैम्डा नॉट m तो 390 दिया हुआ है सर। अब लैम्डा m निकालिए सर। ओके 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन एम की वैल्यू 0.001 थी ना, 0.001 थी ना, 0.001 थी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब कटम कुचिंग मचाना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है, कटम कुचिंग मचाना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू आएगी क्या, 10 की पावर 4 है, 1 2 3 ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 6 ऊपर हो गया, 6 तो 1 बचा, तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा भाई। ये सब तुम अपना समझ सकते हो यार, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी ऐसा वाव नहीं है कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो ये आ गया 40 तुम्हारा लैम्डा एम। तो अल्फा निकाल सकते हैं क्या सर अब, हाँ अल्फा निकालो ना, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। अरे तो लैम्डा एम कितना है सर, लैम्डा एम अभी तो निकाला 40 और लैम्डा नॉट एम 390 है, तो 90 से 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 0.103 सर। हाँ जी बिल्कुल सही लिखा तुमने, 0.103। उसको वहाँ पुट कर दो, ठीक है, इसको वहाँ पुट कर दो, यहाँ पे 0.103 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बोला है, तो 0.103। यहाँ से तुम K की वैल्यू निकाल लोगे, K की वैल्यू आ जाएगी 1.8 10 की पावर -5, सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। कैलकुलेटर एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज द मोलर कंडक्टर, कंडक्टिविटी दी हुई थी, सब कुछ दिया हुआ था, तो सही है, हम लोग कर लिया इस क्वेश्चन को। चलिए अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस समझो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, जो पोटेंशियल तुमने अप्लाई किया होगा बाहर से, अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ई नॉट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ फ्लो कर जाएगा, कैथोड से एनोड फ्लो करेगा इस केस में। और यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बदल जाएगा। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब बदलता है, ये एक एनसीईआरटी में भी एक ग्राफ दिया हुआ था जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कब बदलता है, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ई नॉट सेल, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा वो ई नॉट सेल से ज़्यादा हो जाएगा, तब बाहर से जो तुमने पोटेंशियल लगाया हो वो ज़्यादा हो जाएगा सेल के पोटेंशियल से। तो उस केस में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है, ठीक है। In electrolytic cell, electrical energy is used to carry out the non-spontaneous chemical reaction, and the process which take place in electrolytic cell is called as electrolysis। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बताओ भाई, इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर है तुम्हें, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, क्या नहीं होता है, ठीक है सर। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर है, इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा थोड़ी देर आगे। अभी पहले मैं फ्राइडेज लॉ पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि फ्राइडेज लॉ किसी तरीके से ओवर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट 24-25 मिनट का हुआ है, ठीक है। 35 मिनट तो और 40 मिनट तो बनता है यार, है कि नहीं, है नहीं। तो मैं आज तुम लोगों को फ्राइडेज लॉ करा दूंगा, उस पर एक का 2 क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि तुम लोगों का वो भी क्लियर रहे, क्वेश्चन वाला पैटर्न भी। एंड देन उसके बाद बैटरिया पे चलेंगे, बैटरिया डिस्चार्ज हो गई थी, बैटरिया पे चलेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्राइडेज का फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग इसको एक चीज़, इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है भाई, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए आगे आइए सर। फर्स्ट लॉ क्या, फर्स्ट लॉ क्या कहता है फर्स्ट लॉ, दी
amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is directly proportional to the charge, या फिर is directly proportional to the current. By a current is proportional to the quantity of electricity, basically quantity of current. Basically quantity of current electricity को क्या कहोगे, चार्ज है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ करंट. और मैं लिख सकता हूँ चार्ज passed through the electrolyte. ठीक है जी, इसी को कहते हैं. अच्छा, if W 1 gram of substance जो कि डिपॉजिट हुआ होगा, if W gram of substance get deposit on passing electricity, या फिर passing a coulomb of passing Q coulomb लिखते हैं सीधे, ठीक है, Q coulomb of electricity, then W is directly proportional to Q, so W will be equals to Z times Q. अच्छा बेटा, एक चीज़ ध्यान देना, Q is equals to IT तुम लोग अभी पढ़ चुके हो, कहाँ, फिजिक्स में, ठीक है. So W is equals to ZIT is the formula. Z, what is this Z, sir? So Z is the equivalence, electrochemical equivalence ना, तो electrochemical equivalence. इसमें एक चीज़ और देखो, Z इज द W इज इक्वल्स टू Z, मतलब Z हमारे सर ने ऐसे ही पढ़ाया था, मैं Z करके, ठीक है. Z नहीं बोल देना है भैया, Z. चलो, तो Z जो है तुम्हारा वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, मतलब फराडे, मतलब 96500 लिखना बेटर रहेगा, 96500 इंटू IT, है ना, इंटू IT. इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हो, मॉलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 इंटू IT. इज दिस Z? यस सर. बेटा बस ध्यान रखना सारी चीज़ों का. टाइम जो होगा वो सेकंड्स में होना चाहिए, सेकंड्स में. आई जो होगा वो करंट है तो वो एम्पियर में ही होना चाहिए, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट कर लेना. और मॉलिकुलर वेट तो वेट है, W में होगा. एन फैक्टर तुम जानते हो, एन फैक्टर क्या होता है, जैसे अगर HCl है ना, तो इसे ब्रेक करो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कितना बना है एन फैक्टर इसका, 2. सर कितना H था, सॉरी 1. तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड. वेयर एज इलेक्ट्रोलाइट ले लो KCl, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, कितने आयंस बने, 2. तो इसके लिए एन फैक्टर जो है तुम्हारा वो 2 हो जाएगा. तो एन फैक्टर को ध्यान रखना है, एन फैक्टर इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग. और अगर थोड़ा सा भी तुम्हें 11वीं याद होगी तो तुम्हें पता है एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है जी. दिस वॉज द फर्स्ट लॉ. देखो यार, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है ना वो हमेशा बहुत टाइम लेता है, ठीक है. तो देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स तैयार हुआ है वो अराउंड 55 पेजेस का हुआ. अभी बैटरी इंक्लूड नहीं है. बैटरी इंक्लूड करने के बाद इट विल बी लाइक समवेयर अराउंड 65 पेजेस के आसपास, ठीक है. 5-6 पेजेस तो अभी और लगना ही लगना है, ठीक है जी. चलिए, और अभी मैंने इम्प्योर कॉपर का तुम्हें प्योरीफिकेशन तो बताया नहीं है, ठीक है जी. चलो सेकेंड लॉ को करते हैं जल्दी से. सेकेंड लॉ क्या है, द अमाउंट, ये बेसिकली ये होता है, देखो E1 अपॉन E2, या फिर इसको तुम ऐसे कैसा कर लो ना, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2. ये होता है सेकंड लॉ. अभी समझो, इसको बताता हूँ क्या है. द अमाउंट ऑफ डिफरेंट substance liberated by the same quantity of electricity, passing through the electrolytic solution
passing through the electrolytic solution, the amount of different substance liberated by the same quantity of electricity passing through the solution is directly, या फिर इस मैं सीधे लिख सकता हूँ ना, electrolytic solution are proportional to their chemical equivalence, to their chemical equivalence. अब तुम चाहो तो यहाँ पे से E1 को जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हो किस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर करके, समझ लो, केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, या फिर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। भैया सही है सर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हम जानते हैं सर। इक्विवेलेंट वेट को अगर निकालना चाहते हैं आप तो आपको करना पड़ेगा कुछ काम, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है बेटा, ये आगे तुम्हारा। आई होप इतना काफ़ी होगा, ठीक है, समझाने के लिए मुझे बेसिकली। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूँगा, एक आध क्वेश्चन मिल जाता मुझे। 2 क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पे यहाँ पर है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे इस स्क्रीन पे मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था आज यहाँ तक करने का कवर। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वी नो दैट कॉपर सल्फेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 इज electrolyzed for 10 minutes. For what? For 10 minutes. अच्छा जी, with a current of, मैं थोड़ा सा इस मतलब यू नो अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को बस क्वेश्चन समझ में आ जाए। with a current of 1.5 एम्पियर। यहाँ ध्यान देने की बात है कि करंट जो है अपने SI यूनिट में है ना, हाँ है 1.5 एम्पियर। what is the mass of copper deposited at the cathode, ये निकालना है अपने को। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज रियलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद द, अरे यार कुछ नहीं यार, यहाँ पे तो सिंपल है ना। तुम्हें अगर देखना है कॉपर सल्फेट कितना निकला है ना, तो हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा, Z, W इज इक्वल्स टू Z, है ना। अच्छा इक्विवेलेंट्स नहीं दिया हुआ है, कुछ वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फिर कैसे निकालेंगे भैया इसको। व्हाट इज़ द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड। अच्छा जी, तो सबसे पहले टाइम दिया हुआ है, तुमको वही देख लो जो दिया है, उसके पीछे भाग जाओ। ये 600 सेकंड आने वाला है, 10 मिनट दिया हुआ है, 600 सेकंड आएगा। अच्छा जी, और जो कॉपर है तुम्हारा, कॉपर कितना डिपॉजिटेड हुआ होगा ना, तो कॉपर सल्फेट में टूटा भी तो होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, है जी। 2 फराडे रिक्वायर्ड, है ना, काहे के लिए, 1 फराडे रिक्वायर्ड होगा तुम्हारा 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए, तो 2 फराडे जो है 1 मोल, हाँ ठीक है। जो तुम्हारा 2 फराडे चार्ज है, चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Cu2 पॉजिटिव टू Cu, है ना। बढ़िया बात है सर, बढ़िया बात है, अब तो सब कुछ मिल गया सर। तो 2 × 96500 कर दो, 96500 फॉर व्हाट, फॉर हाउ मच, फॉर 63 ग्राम ऑफ कॉपर सर, फॉर 63 ग्राम, 1 मोल है ना, तो 1 मोल का वेट कितना होता है, 63 ग्राम। तो सर ये रहा, तो अगर मुझे मान लो 1 कुलम में कितना होगा, ये 1 कुलम में 63/2 96500 होना चाहिए सर 1 कुलम में। और अपने को कितना कुलम दिया हुआ है, अपने को कुलम नहीं दिया है क्या, कुछ तो दे देते हैं। अरे दिया तो है यार यहाँ पे 1.5 एम्पियर, तो इसे कुलम बनाएंगे ना। अब Q इज इक्वल्स टू IT लगाओ, यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू IT लगाओ, 1.5 इंटू सर आपने अभी टाइम निकाला था एक जगह 600 सेकंड, है ना, 600 सेकंड। तो यहाँ से हटा दो इसको, 10 नीचे आ जाएगा, मर जाएगा इसके साथ। तो 15 × 60, 15 6 90 होता है, तो 900 कुलम्स हो जाएगा। 15 6 90 हो जाएगा, तो 900 कुलम हो जाएगा। तो मतलब देखो इतना जो था वो 63 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए था, तो 1 कुलम में कितना हुआ होगा इतना, तो 900 कुलम में कितना हुआ होगा भैया, तो 900 को मल्टीप्लाई करो ना, 63/2 × 96500 इंटू 96 ये 2 से 2 में चला गया। और तो भैया अब ये डेसिमल में आएगा यार, यही तो दिमाग ख़राब करने की चीज़, और बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो मैं एक बार देखता हूँ कैलकुलेट करके, यहाँ पे भी आंसर नहीं लिखा था यार, यही लिख देते 63 × 9/265 सॉरी 965 × 2 आ रहा है 0.2938 ग्राम्स। तो ये आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये है तुम्हारा इस क्वेश्चन का जवाब।
इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी। इसी तरीके से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और मेरे पास स्क्रीन पे भी है, यहाँ पे ले लेते हैं। चलो जल्दी से उसको भी। छोटा प्यारा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा है नहीं, लेकिन हाँ भाई ये क्वेश्चन का अपना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार आता है। क्वेश्चन क्या है सर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर if a current of 0.5 ampere is passed for 2 hours तो पहले तो कन्वर्ट मारो मेरा तो सबसे पहले मुद्दा यही गया था कि भैया इसको कन्वर्ट मारना पड़ेगा। तो भैया को कन्वर्ट मारो, 2 × 60 × 60 मतलब 3600 × 2 हो जाएगा तुम्हारा भैया 48। मतलब इसको रहने देते हैं ऐसे, ये भी ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोज के लिए हमें n निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लोज Q = any लगाओ, Q = any लगा दो, तो यहाँ से n निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास Q भी तो नहीं है, तो Q = फॉर्मूला लगा दो IT = any। आई थिंक कुछ ना कुछ तो होगा। I की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर्स। टाइम की वैल्यू भी तुमने निकाली थी कुछ ऐसा, 2 × 60 × 60 ऐसा कुछ निकाली थी, है ना। तो ये था 3600 आ रहा है यार पूरा सॉल्व करने पे। अच्छा एक सेकंड, इधर लगा दो n × e मतलब होता है 1.67 10 की पावर -19 कूलम, -19 कूलम। यहाँ से ये हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये 0 से 0 को मार दो, तो बेटा बात ऐसी होगी कि ये आ जाएगा सर 5 × 2 × 6 × 60 × 6 अपॉन 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्स। ऊपर जाएगा प्लस का 19 कूलम्स हो जाएगा, और उसमें कटम कुटी मच जाएगा, तो 19 तो मेरे ख्याल में रहेगा। और यहाँ पर होगा कुछ, एक सेकेंड भैया, यहाँ से एक पर हटा दो ना, इसको 16 बना दो कि 10 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब देखो तो ज़रा किसी के टेबल में कट रहा है, 2 के टेबल में कट रहा है, 2 8 16 2 2 2, है ना। 2 3 6 2 4 8, 2 2 4 2 5 10, और 2 3 30। तो सर बेसिकली आएगा 30 × 3 × 5 × 5 25 × 90 2250 आ रहा है भैया, 2250 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो ये तुम लोगों के सामने कर दिया। हर वक्त कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं होती है, बस मन नहीं करता, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्राइडे का दोनों लॉ। उस पर मैंने क्वेश्चन भी एक कराया। ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे अभी जस्ट। ठीक है, इसके बाद मुझे एक पार्ट और कवर करना है तुम्हारा बैटरी, जो कि आई थिंक 15-20 मिनट का और लेक्चर बनेगा। तो उसी लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस भी लगा दूंगा तुम लोगों के लिए, और उसी के साथ हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दी एंड भी कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।